हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फार्मामेंट्स के प्लेटफॉर्म पर। मैं अमन वर्मा आ गया हूं आप सभी के लिए एक और प्यारी प्यारी वीडियो लेके। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, बिकॉज सबको कुछ ना कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को कुछ ना कुछ करके दिखाना है। तो चलिए, इसी के साथ आज मैं आपको ओरल एंटीकोगुलेंट्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि हमारा एंटीकोगुलेंट्स का एक पार्ट है। वीडियो थोड़ी शॉर्ट ही रहेगी, बिकॉज मैं आपको 2 साइकिल्स पढ़ाऊंगा, उसके साथ क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ओरल एंटीकोगुलेंट्स की। साइकिल्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों ज़रूरी है? बिकॉज उन्हीं में हमारे स्टेप्स छुपे हैं फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट्स। इसलिए साइकिल्स को मैं आपको समझाऊंगा भी, क्या पता कंसेप्चुअली कोई क्वेश्चन फंस गया उन साइकिल से ही, बिकॉज कुछ पता नहीं है, जी पैड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कोगुलेटिंग कैस्केड है हमारा। ये पूरा जो साइकिल है ना, ये पूरा जो पाथवे है, इसको कहते हैं कोगुलेटिंग कैस्केड। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हमारा शॉर्ट वाले पाथवे को देख लेते हैं, जिसको एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है ना, बाहर का कुछ, जब हमारे को इंजरी हो जाती है, टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। ये फैक्टर जाके क्या करता है, ये फैक्टर जाके फैक्टर 7 को एक्टिवेट कर देता है। ये हमारा एक्टिवेटेड फैक्टर 7 बन गया है। अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 7 क्या करता है, ये फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ये हमारा एक कॉमन पाथवे आ गया, आपको समझाऊंगा कॉमन पाथवे कैसे। ठीक है, एक्टिवेटेड फैक्टर 10A बन चुका है हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे से। अब चलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे की तरफ, जो कि हमारा थोड़ा स्लो होता है यार। इतने सारे स्टेप्स हैं भाई, थोड़ा स्लो तो होगा ही। और एक्सट्रिंसिक पाथवे को थोड़ा फास्ट भी बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, इसको इंट्रिंसिक पाथवे इसलिए कहा जाता है बिकॉज जैसे आपको कुछ इंटरनल डैमेज हो गया बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई हमारा जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन था, कुछ वो डैमेज हो गया, उसके फ्रेगमेंट्स जो है हमारे ब्लड के अंदर आ गए। ठीक है, अब वो फ्रेगमेंट्स ब्लड के अंदर आ गए, वो घूम रहे हैं ब्लड के अंदर, तो वो क्या करते हैं, वो कांटेक्ट करेंगे, वो फिजिकली या फिर मतलब ब्लड के अंदर ही कांटेक्ट करते हैं फैक्टर 12 से। अब हमारा फैक्टर 12 जो है वो हमारा एक्टिवेटेड हो जाता है। वो क्या करता है, वो हमारे फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। अब फैक्टर 11 जो है हमारे फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। अब एक्टिवेटेड 9 फैक्टर जो है वो हमारा फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। हमारा कॉमन पाथवे आ गया है। ठीक है, यहाँ से भी हम आ गए फैक्टर 10 पे, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 पे। तो अगर हमें कैस्केडिंग प्रोसेस को इनिबिट करना है, तो इन वाले स्टेप्स को मैं अगर इनिबिट कर दूंगा तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा। यहाँ से बन जाएगा हमारा कोगुलेशन, यहाँ से हो जाएगा कोगुलेशन। अगर मैं यहाँ से करूंगा तो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से वाले को इनिबिट करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा कोगुलेशन हमारा। तो हमें करना क्या है, मेरे को एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को इनिबिट करना है। तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी पड़ेगी जो कि एक्टिवेटेड फैक्टर 10 को इनिबिट करे। उनके बारे में आगे बताऊंगा मैं आपको। और इसके बाद आगे स्टेप्स भी होते हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। बिकॉज अगर बाई चांस हमारा आगे जो ये हमारा कैस्केड है, ये कैरी आउट हुआ, तो इसको भी हम इनहिबिट कर सकते हैं। एक और ड्रग का पार्ट होता है, ये हमारा क्या है, फैक्टर 2, जिसको हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। जब ये एक्टिवेटेड हो जाता है, इसको कहते हैं थ्रोम्बिन। हमें क्या करना है, हमें इसको इनहिबिट करा देना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर होते हैं, वो आप देखोगे आगे क्लासिफिकेशंस में। चाहे वो ओरल एंटीकोगुलेंट्स की क्लासिफिकेशन हो गई, या फिर पेरेंट्रल की भी। मेजरली पेरेंट्रल में ही होता है शायद, जहां तक है मुझे याद है। ठीक है, इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट तो दोनों में है। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, थ्रोम्बिन जो है ये फिब्रिनोजेन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। ठीक है, अब फिब्रिन क्या करता है, स्टेबल क्लॉट बनाता है। किसके प्रेजेंस में, ये हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, फैक्टर 11। इसको हम क्या कहते हैं, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये फैक्टर क्या करता है, हमारे फिब्रिन के स्टेबल क्लॉट्स बनाता है। यहाँ पे हमारे स्टेबल क्लॉट्स जो है फॉर्म होते हैं, जिनको हमें इनिबिट करना है। हम एंटीकोगुलेंट्स इसलिए ही तो दे रहे हैं, हमें क्लॉट्स नहीं बनने देना है।
ठीक है। अब बेसिकली इनके बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। अगर हमारे क्लॉट फॉर्म नहीं होंगे तो जो हमारी आर्टरी है वो हमारी खुली रहेगी, और हमें जो बहुत सारी हार्ट डिजीजेज होती हैं हमारे आर्टरी में कोगुलेशन की वजह से वो नहीं होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने थ्रोम्बिन को इनिबिट करा और हमने फैक्टर 10 को इनिबिट करा। ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन और ड्रग्स देखेंगे आगे हम। बेसिकली आपको समझाना चाहता था हमें इनिबिट करना क्यों है, कहाँ पे इनिबिट करना है। दो चीजें हमने देखी। ठीक है। फैक्टर 10 देखा और थ्रोम्बिन देखा। अब आगे चलते हैं, एक और पाथवे देख लेते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई इसमें, पता नहीं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। देखते हैं इसे। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो विटामिन के हमारा इस्तेमाल होता है ना, आपको पता होगा विटामिन के जो है, विटामिन के वो हमारा कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, 2, 7, 9, 10। ठीक है। उसी का एक थोड़ा साइकिल है। ठीक है। अगर हम अ, इस एक्टिवेशन को इस एक्टिवेशन को इनहिबिट करा दें, ठीक है, इस फैक्टर को एक्टिवेशन को हम इनहिबिट करा दें, तो हमारे फैक्टर्स फॉर्म ही नहीं होंगे। और ये फैक्टर्स फॉर्म ही नहीं होंगे तो ना वो कैस्केड में जा पाएंगे, ना कैस्केड में जा पाएंगे, ना हमारा क्लॉट बनेगा। तो यही हमारा एक एक हमारा वो भी हो गया, क्लासिफिकेशन भी हो गया। हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो कि हमारा यहाँ पे इन फैक्टर्स को एक्टिवेट ना होने दे। और उसको थोड़ा समझते हैं क्या होता है। हमारा विटामिन के हाइड्रोक्विनोन जो होता है हमारा एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन के का। ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा एक को फैक्टर की तरह काम करता है। किसके लिए? गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज। ये हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारा क्या करवाता है, ग्लूटामेट रेसिड्यूज हमारे ना ये फैक्टर्स हैं। मैं आपको बताता हूँ अभी। ये ग्लूटामेट रेसिड्यूज होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये हमारे ग्लूटामेट रेसिड्यूज हैं। ठीक है। ये हमारे कहाँ पे होते हैं, जो हमारे अनकार्बोक्सिलेटेड हमारे अनकार्बोक्सिलेटेड ये वाले प्रोटीन्स, इनको प्रोटीन्स एंड जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो भी तो एक प्रोटीन्स है ना, तो इनको इसलिए यहाँ पे इनएक्टिवेटेड प्रोटीन लिखा है, ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब क्या करता है हमारा गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज, क्या करता है इनके ग्लूटामेट रेसिड्यूज पे क्या करता है, गामा ग्रुप, गामा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है अटैच करवाता है। इससे क्या होता है, ये हमारे क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलेटेड एक्टिव प्रोटीन। ठीक है। अब यही ये प्रोटीन्स जो है हमारे, यही हमारे फैक्टर्स जो हैं 2, 7, 9, 10, ये हमारे हमारे जाके कैस्केड में काम करते हैं। आपको समझा? ठीक है। अब हम अपना जो हम इनएक्टिवेशन करने वाले हैं, इन पूरा प्रोसेस का, इन पूरा साइकिल का, वो कैसे करेंगे हम। ठीक है। देखते हैं। जब हमारा विटामिन के हाइड्रोक्विनोन जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म है, जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म है विटामिन के का, ये जब हमारा इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है तो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो क्या होगा, सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो उससे ऑक्सीडेशन होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो उससे हमारा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, हमारा क्या फॉर्म हो गया, विटामिन के इपॉक्साइड। अब इसको दोबारा हमें एक्टिव फॉर्म में लाना है। ठीक है। बिकॉज एक्टिव फॉर्म में आएगा तभी तो अपना ये फंक्शन ढंग से कर पाएगा। ठीक है। अब इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या कर एंजाइम चाहिए होता है, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है। जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं क्यूनॉन रिडक्टेज। अगर हमने इसको इनिबिट करा दिया तो हमारा विटामिन के इपॉक्साइड जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म में आ पाएगा, मतलब विटामिन के हाइड्रोक्विनोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो वो इस पाथवे में, जो पूरा पाथवे है, ठीक है, ये पूरा पाथवे जो है क्या है हमारे गामा ग्लूटामिल कार्बोक्सिलेज वाले पाथवे में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, अपना एज अ कोवेक्टर फंक्शन नहीं कर पाएगा ये। इसलिए हम इसको इनिबिट कर देंगे तो ये वाला पाथवे तो इनिबिट होता है, साथ में ये भी इनिबिट हो जाता है। आई होप सबको समझ आ रहा हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इधर। बिकॉज जो हमारा क्लासिफिकेशन बनती है एक, वो इन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे बनती है कि हमें इनहिबिट करना क्या है और उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है। अब देख लो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, वारफेरिन। वारफेरिन हमारा विटामिन के एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है। ये हमारा विटामिन विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, इस वजह से हमारा पूरा साइकिल बंद हो जाता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशंस की तरफ।
अब आगे हमारी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी ओरल ड्रग्स हैं सारी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारी सारी ड्रग्स ओरली दी जाती हैं, ठीक है। इसमें आगे सबसे पहले हमारा विटामिन के इनिबिटर्स, जो कि हमारा वी कॉर को इनिबिट करते हैं, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस, ठीक है। इसमें हमारे ड्रग्स कौन कौन से हैं? वारफरिन है, डाइक्यूमेरॉल है। ये दोनों तो हमारे कोमेरिन डेरिवेटिव हैं। ये हमारे क्या है? कोमेरिन डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें आ रहा है ना क्यूमेरॉल, इससे आपको याद रहेगा कोमेरिन डेरिवेटिव। और वारफरिन भी जो है हमारा कोमेरिन डेरिवेटिव है। ये तो बहुत फेमस ड्रग है वारफरिन, सबको पता ही होता है इसका बेसिक रिंग। और हमारा एक ड्रग और है फेनिडायोन, इसको भी आप याद रख लेना कि ये हमारा विटामिन के इनिबिटर होता है, ठीक है। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, दूसरे सब क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर। ये क्या हो गया? हमारा रिवारोक्साबैन। इसको आप याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे एक्स है ना, देखो यहाँ पे भी एक्स है। आप इस तरह से भी, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। जो हमारी रीवा थी, रीवा जो थी वो हमारी 10th क्लास में फेल हो गई थी, ठीक है। 10th क्लास में फेल हो गई थी रीवा जो थी, वो हमारी 10th क्लास में फेल हो गई थी। इस तरीके से आप भी इसको याद कर सकते हो। इसको मैंने बताया था आपको ना, पाथवे पूरा पाथवे बताया था पहले ही, इसलिए मैंने आपको समझाया था कि हमें फैक्टर 10A को इनिबिट क्यों करना है, बिकॉज वो एक कॉमन कॉमन पाथवे बन जाता है। अब आता है हमारा डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, ठीक है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर, इसके बारे में बताया था मैंने आपको पाथवे में। इनके ड्रग, इनके अंदर जो ड्रग्स आती है ना, गैट्रेन वाली ड्रग्स हैं। देखो गैट्रेन, आप क्या याद करना है? आपको यहाँ पे गैट्रेन याद करना है। कहीं भी गैट्रेन दिख गया आपको, ठीक है, तो आपको क्या समझना है? ये हमारी ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है, ओरल वाली, ठीक है। यहाँ पे ओरल, क्योंकि हमारी पेरेंट्रल भी होती है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स, बट ओरल अलग है, तो इनके लिए हमारा जो सफिक्स होता है वो गैट्रेन है। उनको भी देखेंगे, पेरेंट्रल वालों को भी देखेंगे, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए रूडिन होता है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स के लिए। अब आगे चलते हैं। वारफरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, जो मैं आपको बहुत साइकिल में बता चुका हूँ, फिर क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ। फिर दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। ये करता क्या है वारफरिन? ये हमारे वी कॉर को, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। इससे क्या होगा? हमारा जो नीचे वाला, याद है ना आपको, नीचे वाला हमारा जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा था वहाँ पे, पहले हाइड्रोकिनोन से हमारा इपॉक्साइड बन रहा था, इपॉक्साइड से हमारा हाइड्रोकिनोन दोबारा बन रहा था। याद होगा आपको कुछ? हाइड्रोकिनोन है क्या है? एक बार देख लेता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे। आई थिंक क्यूनॉन, क्यून हाइड्रोन है। ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाइड्रोकिनोन ही है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, ठीक है। इसको याद कर लेना आप। विटामिन के हाइड्रोकिनोन जो है वो एक्टिव फॉर्म होता है, और विटामिन के इपॉक्साइड जो है वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है? विटामिन के इपॉक्साइड को, रिडक्टेस को इनिबिट कर देगा। इससे हमारा एक्टिव फॉर्म जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्टिव फॉर्म जो है हमारा विटामिन के का, वो फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो ना वो एक को फैक्टर की तरह काम नहीं कर पाएगा गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज के लिए, ठीक है। हमारा पूरा प्रोसेस जो एक्टिवेशन का था वो स्टॉप हो जाएगा। अब इसके यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। इसको मेंटेनेंस मेंटेनेंस ड्रग की तरह इस्तेमाल करा जाता है वारफरिन को, बिकॉज स्टार्टिंग में इसको नहीं दे सकते, बिकॉज इसका जो रिजल्ट होता है ना वो 1 से 3 दिन के बाद आता है, ठीक है। मतलब अगर स्टार्टिंग में देंगे किसी को बहुत दिक्कत है, ठीक है, इसके हार्ट में बहुत कोई दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही कोगुलेशन हो गया है, उसको ज़रूरत है कि अभी के अभी ब्लड थिन करना है, तो उसको हम वारफरिन देंगे तो क्या भाई वो बच जाएगा? नहीं बचेगा, उसी वक्त टपक लेगा भाई वो, ठीक है। उसको हम वारफरिन को हम इसलिए ही मेंटेनेंस ड्रग थेरेपी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें स्टार्टिंग करनी है तो उसके लिए और ड्रग्स हैं एंटीकोगुलेंट्स की, वो भी देखेंगे आगे, ठीक है। अगर हमारा वारफरिन का ओवरडोज हो गया, अगर वारफरिन का ओवरडोज हो गया तो उसके लिए एंटीडोट क्या है? विटामिन K1। अब इसका मुझे कोई नाम बताएगा कमेंट्स में। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई बता ही देगा, बिकॉज ये बहुत कॉमन है। मैं अब आपको K2 और K3 के नाम बता देता हूँ, ठीक है। K1 का नाम मुझे कमेंट्स में चाहिए भाई। K2 जो होता है उसको मीना क्यूनॉन बोलते हैं, और K3 को मीना डायोन।
ये हमारे, जैसे ये थोड़ा फैक्ट्स वाली एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, बट स्टिल मुझे याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे मीना क्विनोन जो है हमारे एनिमल्स में ही, मतलब ह्यूमंस में ही, हमारे जो माइक्रोफ्लोरा होता है ना पेट के अंदर, यहीं पे फॉर्म होता है। मतलब माइक्रोफ्लोरा ही इसको सिंथेसाइज करता है। और ये हमारा सिंथेटिक होता है। मीना डायोन जो है विटामिन K3 हमारा सिंथेटिक होता है। K1 जो है हमारा, ये हमारा प्लांट्स जो है ना वो सिंथेसाइज करते हैं। इसका नाम मुझे आप बताओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थोड़े स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये वारफिरिन के बारे में, बिकॉज ओरल एंटीकोगुलेंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो वारफिरिन ही है। तो अगर एग्जाम में कुछ आने के चांसेस रहेंगे तो इसी से रहेंगे। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये बहुत ज़्यादा हाईली प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड रहता है, अबाउट 80 to 90% ये हमारा प्रोटीन से बाउंड रहता है। तो इसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। जो ड्रग्स हमारे प्रोटीन बाउंडेड ज़्यादा होते हैं उनकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी काइनेटिक्स ऑर्डर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर टू जीरो ऑर्डर। आप इस पर क्या करो, आप ज़्यादा ध्यान जीरो ऑर्डर पे ही दो भाई। जीरो ऑर्डर फॉलो करता है हमारा वारफिन। और भी ड्रग्स होती हैं जो हमारा जीरो ऑर्डर फॉलो करती है। फेनिटॉइन हो गई, ठीक है। थियोफाइलिन हो गई। ये जो ड्रग्स है ना हमारी बॉडी के अंदर लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है। और भी ड्रग्स होती है, सर्च कर सकते हो। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स है इसलिए मैंने आपको बता दिया। साइड इफेक्ट देख लेते हैं अब। वारफिरिन का साइड इफेक्ट देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो है हमारा फीटल वारफिरिन सिंड्रोम, ठीक है। फीटल वारफिरिन सिंड्रोम जिसको हम क्या कहते हैं, और कॉन्ट्राडी सिंड्रोम। अब कॉन्ट्राडी से आप एक चीज याद रख सकते हो कि इसमें होता क्या है एक्चुअली। इसमें क्या होता है, जो डेवलपमेंट होती है ना फीटल की, फीटस की जो डेवलपमेंट होती है वो रिटार्ड हो जाती है। फीटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन, ठीक है। कॉन्ट्राडी, कॉन्ट्राडी से आपको तो रिटार्ड, ट्राड, इसमें भी ट्राड है, टार्ड है, तो इससे आपको याद रहेगा फीटल डेवलपमेंट रिटार्डेशन। इसको मेटाबोलाइज कौन सा हमारा एंजाइम करता है, CYP2C9। वैसे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं है, आपकी मर्जी इसको याद रखना है या नहीं रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और शायद यहीं तक है वीडियो। तो थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही बने रहें चैनल पे। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे कंसेप्ट जो है मैं समझाता रहूँगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।